सूरत में इनका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा सरकार कह रही है। सूत्रों के अनुसार यह खबर है कि यूजीसी नियमों को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार इस बारे में जल्द ही स्थिति जो है स्पष्ट कर सकती है। सरकार की कोशिश है कि सभी तथ्य सामने रखे जाएं जिससे भ्रम ना फैले। देखिए, सवर्ण जातियों में काफी ज्यादा आक्रोश है। यूजीसी का काला कानून वापस लो, ये लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। बताते चले आपको, यूजीसी ने नियमों में बदलाव किए हैं। मुख्य तौर पर 3 से 4 ऐसे नियम हैं जिसको लेकर के स्वर्ण समाज में काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। गोपालगंज से इस वक्त एक बड़ी खबर, युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप करने का आरोप। 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा। विरोध करने पर मारपीट का भी आरोप है। पीड़िता को पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर एफएसएल की टीम ने जांच की। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। गोपालगंज का यह मामला, युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप का आरोप लगा है। 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है और विरोध करने पर मारपीट का भी आरोप है। पीड़िता को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके पर एफएसएल की टीम ने जांच भी की है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। कुछ लोगों द्वारा उसके साथ जबरदस्ती किया गया है और इसमें पुलिस ने तुरंत ही अनुसंधान प्रारंभ किया और पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया और उसके आधार पर कार्रवाई की और जांच की, जिसमें यह पता चला कि उस बच्ची के साथ जो उन व्यक्तियों जिन्होंने जोर जबरदस्ती किया था उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो कि उसके साथ पूर्व से ही उससे जान पहचान थी, जिससे बातचीत हुआ करती थी उसकी। और पुलिस के द्वारा इस पूरे मैटर की अभी छानबीन की जा रही है और एफआईआर दर्ज किया गया है और इसमें जल्दी उचित कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज में किशोरी के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस की प्रेस रिलीज वाली थ्योरी पर सवाल उठने लगे हैं। गोपालगंज पुलिस ने पीड़िता को बालिग बताया है और पॉक्सो के साथ साथ SC/ST एक्ट को छिपा दिया, जबकि एफआईआर में पीड़िता की मां ने लड़की की उम्र 16 वर्ष बताया था। वहीं फरार आरोपी मोहित कुमार और गोलू कुमार की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। आपको ये बता दें कि 25 जनवरी की शाम में नगर थाना क्षेत्र में किशोरी को अगवा कर कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। गोपालगंज से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में किशोरी के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस की जांच और प्रेस रिलीज वाली थ्योरी पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। नगर थाना क्षेत्र में 25 जनवरी की देर शाम घटी इस घटना के बाद गोपालगंज पुलिस ने सोशल मीडिया सेल के जरिए एक प्रेस रिलीज को जारी किया और इस प्रेस रिलीज की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें कहा यह गया है कि युवती बालिग है और उसकी मां के भर्द बयान के आधार पर नगर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। लेकिन इस प्रेस रिलीज में न तो ST/SC एक्ट और न ही पॉक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी दी गई है। चूंकि जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि जो लड़की है, जो पीड़िता है, वो 16 वर्ष की है और उसकी आयु किशोर अवस्था की है। गोपालगंज पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में पीड़िता को न तो SC/ST एक्ट के बारे में जानकारी दिया है और न ही पॉक्सो एक्ट से जुड़े हुए केस की जानकारी दिया है। साफ तौर पर पुलिस ने यह कह दिया है कि पीड़िता जो है वो बालिग है और वो युवा अवस्था में है। ऐसे में ये गंभीर सवाल उठने लगा है, क्योंकि जब पीड़िता 16 साल की है और किशोर अवस्था में है तो पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ मामला सामने क्यों नहीं लाया गया। दूसरा ये भी सवाल है, पीड़िता जब शेड्यूल कास्ट की है, महादलित परिवार की है, तो SC/ST एक्ट के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई है। इन तमाम बिंदुओं पर जब हम गोपालगंज के वरीय पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है तो पुलिस ने कोई भी जवाब कैमरे पर नहीं दिया। लेकिन पुलिस ने जो प्रेस रिलीज के जरिए जांच की थ्योरी और प्रेस रिलीज वाली थ्योरी जारी किया है, इससे गंभीर सवाल उठने लगा है। 25 जनवरी की शाम अगवा कर किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात हुई और इसके बाद अब तक आरोपियों की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गोपालगंज पुलिस गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठा सकी है। ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि किशोरी के साथ हुए गैंगरेप की वारदात के बाद जो 2 आरोपी है उसे कौन बचा रहा है। इस पूरे मामले में देखना होगा कि गोपालगंज पुलिस और बिहार पुलिस मुख्यालय कब तक अपना बयान जारी करता है और पीड़िता को न्याय मिल सके, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, थावे मंदिर में चोरी हुई है। मुख्य आरोपी को पुलिस ने
हिरासत में लिया है। आरोपी शरीफ साईं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आभूषण बरामद होने की भी खबर है। 17 दिसंबर को मंदिर में चोरी हुई थी और इसी मामले में बताया यह जा रहा है एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। जो मुख्य आरोपी है उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। आपको बताते चलें, आभूषण की बरामदगी की भी खबर मिल रही है। 17 दिसंबर को मंदिर में चोरी हुई थी और ये मामला काफी ज्यादा गरमाया था। ऐसे में थावे मंदिर में चोरी का जो ये मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा था। अब ये खबर मिल रही है कि मुख्य आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी शरीफ साईं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये देखिए, ये तस्वीर सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और यहाँ के आसपास के लोगों ने ये मुद्दा खूब उठाया और किस तरीके से भव्य मंदिर में चोरी हुई थी। यहाँ का जो दान पेटी था वो उठा करके सीधे चोर जो है वो लेकर के वहां से फरार हो गए थे। बताते चलें आपको, चेहरा ढक करके, फेस को पूरी तरीके से कवर करके ये चोर अंदर घुसा था और यहां से दान पेटी लेकर के फरार हो गया। इतना ही नहीं, यहां पर जो आभूषण थे मंदिर में वो भी चोर लेकर के फरार हो गया। और इसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे, लगातार मांग थी कि जो आभूषण है उसे बरामद किया जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, खबर ये मिल रही है कि जो मुख्य आरोपी है इस चोरी की घटना को अंजाम देने वाला, वो अब हिरासत में है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी देखिए, ये पूरी वारदात 17 दिसंबर की रात में थावे दुर्गा मंदिर में हुई थी, जहां पर माता के आभूषणों की चोरी कर ली गई थी और करोड़ों के आभूषणों की चोरी के मामले में गोपालगंज पुलिस की एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी की टीम ने इस पूरे मामले में छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी जो है शरीफ साईं, उसकी गिरफ्तारी कर ली है। इसके साथ ही जो माता के आभूषण चोरी किए गए थे उसके भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस सूत्र का यह दावा है कि इस चोरी कांड में जो मुख्य आरोपी है शरीफ साईं, उसकी गिरफ्तारी करने के साथ ही जितने भी आभूषण चोरी हुए थे वो आभूषण जब्त कर लिए गए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। गोपालगंज के एसपी हैं विनय तिवारी, उनके द्वारा इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया जाएगा। और ये बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। यूपी के गाजीपुर के रहने वाले दीपक राय, इसके अलावा मोतिहारी के रहने वाले इंजमामुल और एक गुडन नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो मुख्य आरोपी है शरीफ साईं, वो लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए यूपी और बिहार के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि यूपी के इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद इसे अब गोपालगंज लाने की तैयारी चल रही है। और इस पूरे मामले में गोपालगंज के जो एसपी है जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिल्कुल गोविंद, तो कह सकते हैं कि बड़ी सफलता है ये पुलिस के लिए कि चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब एक बड़ी खबर गया जिसे मिल रही है। 25 किलो नशीला पदार्थ जब्त हुआ है। एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। 25 किलो हाइड्रोपोनिक वीड्स बरामद किए गए हैं। नशीले पदार्थ के साथ में 5 गिरफ्तार। 5 तस्करों में 2 महिला भी शामिल है। 3 पुरुष यूपी के हैं, दोनों महिला पंजाब की बताई जा रही है। थाई एयर एशिया के विमान से आया था और एक्सरे मशीन से जांच के दौरान खुलासा हुआ खिलौने में छिपा करके ये खेप लाई गई थी। काफी महंगा बताया जा रहा है ये, इसकी कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है। जो नशीला पदार्थ बरामद हुआ है करोड़ों का बताया जा रहा है नशीला पदार्थ। अश्विनी कुमार द्विवेदी बताया जा रहा है इसका सरगना। आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो कस्टम अधिकारी हैं उनको बड़ी सफलता मिली है। 25 किलो नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। और कांग्रेस से देखिए अलग हो चुके शकील अहमद के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने यूथ कांग्रेस की ओर से ही विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने घर पर हमले की आशंका जताई थी, जिसके बाद उनके मधुबनी और पटना के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शकील अहमद इन दिनों राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और उनकी पूरी राजनीति पर ही सवाल उठा रहे हैं। यूथ कांग्रेस को मेरा पुतला जलाना है, पुरजोर विरोध करना है। अनऑफिशियली हमको मेरे कुछ साथियों ने खबर कर दिया था कि आपके घर पे, पटना और मधुबनी के घर पे अटैक होगा। हम लोगों को दिल्ली से ऑर्डर आया है, इसलिए होशियार हो जाइए। तो मैंने प्रशासन को खबर कर दिया था और साथ में उसके थोड़ी देर के बाद उनका रिटर्न आ गया कि पुतला दहन है और पुरजोर विरोध करना है। तो पुरजोर विरोध क्या होता है और मेरा कसूर क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं, मैंने कोई गाली नहीं दी है। मैंने सिर्फ कहा है कि राहुल गांधी जी की मेरी सोच जो है उनकी सोच से अलग है।
उनमें ये एक कमजोरी है। हम मौजूद हैं फुलवाड़ी शरीफ के एकता नगर में और एकता नगर में रहने वाले शकील अहमद फिलहाल इस बात से डरे हुए हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व ने यानी कि राहुल गांधी ने ये निर्देश दिया है, लिखित तौर पे कांग्रेस को ये निर्देश आया है कि शकील अहमद को घेरना है और उनके खिलाफ आंदोलन करना है और ऐसे में ये डरे हुए हैं कि हमारे घर पर चढ़ करके भी हमला कर सकता है, उनके सूत्रों ने बताया है। तो ऐसे ही उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके घर का ये पिछला भाग है और आप देख सकते हैं ये वाइट जो है वो उनका घर है और उसके पीछे जो है कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी सभी को लगाया गया है और यहाँ पर जो मौजूद हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। शकील अहमद जी के सुरक्षा में हम लोग को बताया। और इस वक्त आपको लाइव दिखाते हैं झारखंड निकाय निर्वाचन आयोग की, देखिए यहाँ पर पीसी चल रही है। किया गया है जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पेयजल की व्यवस्था, शौचालय, प्रकाश, इसके अलावा जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए रैंप का भी प्रावधान किया जाएगा। विधि व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती, इस हेतु 8 जनवरी 2026 को एक बैठक यहां आयोग में आयोजित की गई थी, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक अभियान, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सभी सीनियर एसपी इसमें सम्मिलित हुए थे डायरेक्टली और वीसी के माध्यम से, और पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध कराने की व्यवस्था गृह विभाग द्वारा तथा पुलिस महानिदेशक अभियान द्वारा की जाएगी। ये पोलिंग के समय मतदान केंद्र में और काउंटिंग के समय मतगणना केंद्र में, और जो स्ट्रांग रूम होगा जहां पे बैलेट बॉक्सेस रखे जाएंगे उसके लिए सुरक्षा बलों की व्यवस्था की जाएगी। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण यहां पर 2 चरणों में आयोजित किया गया था, 16 जनवरी 2026 को और 22 जनवरी 2026 को, ताकि निर्वाचन से संबंधित जो भी तकनीकी पहलू हैं उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। इन इलेक्शंस के लिए ऑब्जर्वर्स का भी प्रावधान किया गया है, जनरल ऑब्जर्वर्स और इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स। ये पूरी निगरानी रखेंगे इलेक्शन प्रोसेस पे और समय समय पर आयोग को अपना प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। ये जो चुनाव कराया जा रहा है नगर पालिका का, ये मतपत्र और मतपेटिका के माध्यम से कराया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में मतपेटिका उपलब्ध हैं और इनकी साफ सफाई, रंग रोगन इत्यादि कर दिया गया है, और जिला स्तर से मतदान कर्मियों को, मतगणना कर्मियों को इसको ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी पदाधिकारी, कर्मचारी इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हैं, वे पूर्ण रूप से निष्पक्ष और निर्भीक होकर चुनाव का कार्य कराएं। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसमें किसी प्रकार की अगर कमी होती है या किसी प्रकार का कदाचार होता है तो आयोग द्वारा इस पे कार्रवाई की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि अगर जहां पे भी इलेक्शन हो रहा है उसकी वल्नरेबिलिटी मैपिंग कराई गई है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कमजोर वर्ग के मतदाता हैं वो निर्भीक होकर मतदान कर सकें। मतदान दलों का गठन एनआईसी का एक सॉफ्टवेयर है रैंडमाइजेशन के लिए, उसके द्वारा कराया जाएगा, जिससे कि इसमें पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। इस नगर पालिका आम निर्वाचन में नोटा का प्रावधान नहीं है और केवल कैंडिडेट्स को ही वोट देने का प्रावधान किया गया है। आज जो प्रेस नोट के माध्यम से निर्वाचन की घोषणा की जा रही है, उसके साथ ही सभी 48 नगर पालिकाओं में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये पंचायत और कैंटोनमेंट क्षेत्र पे लागू नहीं होगा, केवल नगर पालिका क्षेत्र पे लागू होगा। मतगणना के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का प्रावधान किया जा चुका है। उसकी स्थापना का कार्य
किया जा चुका है। इसके संबंध में डिटेल निर्देश आयोग द्वारा दिए जा चुके हैं। निर्वाचन में धन बल का दुरुपयोग न हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और इसके लिए जैसा मैंने बताया इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं और अभ्यर्थियों द्वारा किस अधिकतम सीमा तक व्यय किया जा सकता है इसका निर्धारण किया गया है, जिसकी सूचना आपको प्रेस नोट में मिल जाएगी। एक ये भी निर्देश दिया गया है कि जो भी महत्वपूर्ण चरण है इस निर्वाचन के, जैसे कि नॉमिनेशन फाइल करना, उनकी स्क्रूटिनी करना, जब प्रचार प्रसार होता है तो जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं, सभा, जुलूस, मतगणना, ये इसमें वीडियोग्राफी कराने का निर्देश डिप्टी कमिश्नर्स को, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया है। जो निर्वाचन प्रक्रम है, जो ये आम निर्वाचन है, इसका तिथिवार मैं बताना चाहूंगी कि कल यानी 28 जनवरी 2026 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो संबंधित नगर पालिका से संबंधित हैं, वो प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशित करेंगे। 29/1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है, यानी नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि है। इसकी स्क्रूटनी 5 फरवरी 2026 को की जाएगी। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। सिंबल अलॉटमेंट 7 फरवरी को किया जाएगा। और अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है तो मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी और मतदान की अवधि होगी प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 को होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया 28 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 27 फरवरी 2026 तक समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। मैम, इसमें अति संवेदनशील बूथ ऐसे हैं और नगर निगम रांची में कई बूथ ऐसे हैं जिसको पहले जहाँ पे था उसको एक जगह से दूसरे जगह हटा भी दिया गया है, जिससे मतदाताओं को परेशानी भी होती है। ये संवेदनशील बूथों की संख्या है 2445 कुल पूरे राज्य में, पूरे झारखंड में, और अति संवेदनशील है 896। अच्छा, कुछ बूथों को इधर से उधर जहाँ पिछले बार था वहाँ पर इस बार बूथ नहीं है, वो हटाने के लिए क्या कहा? इसका तो ये एक एक बूथ वार अगर आप पूछेंगे तभी बताया जा सकेगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रस्ताव भेजते हैं और जो हमारा निर्देश है उसके आलोक में यदि वो सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसका अनुमोदन आयोग द्वारा दिया जाता है। मैम, ये इलेक्शन बैलेट से होना है।